हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं राजेश कुमार आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय महिपाल सर में स्वागत करता हूं। देखिए स्टूडेंट, हम लोग जनरल साइंस पढ़ रहे हैं और इसमें हमारा जो पॉइंट चल रहा है लाइट वाला, प्रकाश का जो चैप्टर चल रहा है, हर एक एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन जनरली पूछ ले जाते हैं, चाहे आपका रेलवे का एग्जाम हो और कोई एग्जाम हो। ठीक है, तो इससे कुछ थ्योरेटिकल सवाल भी पूछे जाते हैं और कुछ न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, आज का हमारा जो लेक्चर होगा वो दर्पण पर होगा, मिरर पे होगा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट मिरर के बारे में, दर्पण के बारे में। देखिएगा, दर्पण जो होते हैं, सबसे पहली बात तो दर्पण जो होते हैं, दर्पण प्रावर्तक सतहों के टुकड़े होते हैं। प्रावर्तक सतहों के टुकड़े होने का मतलब ये हुआ कि दर्पणों के द्वारा हमेशा प्रावर्तन की घटना घटित होती है। दर्पण जो होते हैं, दर्पणों के द्वारा हमेशा कौन सी घटना घटित होती है? प्रावर्तन की घटना घटित होती है। अब देखिए स्टूडेंट, दर्पण जो है हमारे, दर्पण जो है, दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हमारा समतल दर्पण और दूसरा हमारा जो दर्पण होता है वो होता है गोलीय दर्पण। ये इसके जो दो प्रकार हैं दर्पण के, वो किस आधार पर हम लोगों ने दो प्रकार इसके बोले हैं? तो हम लोग बोल सकते हैं कि प्रावर्तक सतह के आधार पर, प्रावर्तक सतह के आधार पर, प्रावर्तक सतह के आधार पर दर्पण दो प्रकार का हुआ करता है। एक तो आपका समतल दर्पण होता है और एक होता है गोलीय दर्पण। अब आप लोग देखना, समतल दर्पण का मतलब तो क्या है कि यहाँ पर जो प्रावर्तक सतह होगी वो सतह कैसी होगी? समतल। ठीक है, अब देखिए ये प्रावर्तक सतह कब बनती है? जब इसके एक भाग पर हम क्या कर देते हैं? पॉलिश कर देते हैं। और पॉलिश इसलिए की जाती है कि यहाँ से आने वाली जो प्रकाश किरणें हैं वो इसको पार करके नहीं जा सके, या किरणों का क्षय नहीं हो। उस किरण क्षय को रोकने के लिए यहाँ पर किसी धातु का लेपन कर दिया जाता है। जैसे हम लोग चांदी का लेपन कर सकते हैं, पारे का यहाँ पर लेपन किया जा सकता है। इसके अलावा एल्यूमिनियम धातु जो होती है उसका लेपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर किसी धातु का लेपन कर दिया जाता है। तो अब ये प्रावर्तक सतह है और ये प्रावर्तक सतह हम लोगों को जो दिखाई दे रही है ये कैसी है? प्लेन है, समतल है। इसलिए ये जो दर्पण बना, इस दर्पण को हम लोगों ने बोला समतल दर्पण। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिएगा ये गोलीय दर्पण जो होता है, गोलीय दर्पण हम लोग बनाएंगे तो गोलीय दर्पण एक कांच के खोखले गोले को काट करके बनाएंगे। गोलीय दर्पण हम लोग बनाएंगे तो एक कांच का खोखला गोला लेंगे और उस खोखले गोले को जब हम लोग बीच से काटेंगे तो इसके दो भाग बनेंगे और दो भाग जो बनेंगे उनके एक एक भाग पर हम लोग क्या करेंगे? पॉलिश करेंगे। इस कांच के खोखले गोले को मैंने बीच से काट दिया। काटने पर यहाँ पर दो पार्ट बने, एक पार्ट तो ये बना और दूसरा पार्ट ये बना। ये जो आपका पार्ट है, इस पार्ट के इससे पीछे वाले पार्ट पर मैंने पॉलिश कर दी और इस पार्ट के पीछे वाले पार्ट पर मैंने क्या कर दी? पॉलिश कर दी। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिएगा ये जो है आपके, ये दो दर्पण बन गए हैं। ये जो दर्पण है ये तो है आपका उत्तल दर्पण, ये तो है उत्तल दर्पण, और ये इधर वाला जो दर्पण बना है ये है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण जो होता है इसको हम लोग कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं और इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो देखिएगा हमारे जो प्रावर्तक सतह के आधार पर दर्पणों के प्रकार हैं, ये दो प्रकार हैं। एक तो आपका प्लेन मिरर है, एक है स्फेरिकल मिरर, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण जो होता है इसमें जो प्रावर्तक सतह होती है वो समतल होती है, और जो आपका स्फेरिकल मिरर होता है ये कांच के किसी खोखले गोले को काटने पर बनते हैं। और इस खोखले गोले को मैंने जब काटा तो यहाँ पर दो प्रावर्तक सतह बन चुकी हैं, एक तो ये और एक ये। तो इसको हम लोग नाम देते हैं उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, और इसको नाम देते हैं अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इस प्रकार से आपके दर्पण जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। और गोलीय दर्पण जो होता है ये भी कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। अब ये जितने भी दर्पण हैं, चाहे समतल दर्पण है, चाहे उत्तल दर्पण है, चाहे अवतल दर्पण है, इन सभी दर्पणों के द्वारा प्रावर्तन की घटना घटित होती है। ठीक है, तो आप लोग एक बार इनका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है ना सभी को? हाँ भाई, कमेंट करना, देखिए समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, इसको मिटा रहा हूं। देखिएगा, हम लोग सबसे पहले जिस दर्पण के बारे में पढ़ने वाले हैं, हम लोग
लोग पढ़ते हैं सबसे पहले समतल दर्पण के बारे में। समतल दर्पण जो होता है, समतल दर्पण की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो सबसे पहली बात तो समतल दर्पण जो होता है, समतल दर्पण एक समतल परावर्तक सतह के द्वारा बनता है। ये एक प्लेन जो है सतह है, सरफेस है, और इसके एक पार्ट पर हम लोगों ने पॉलिश करके एक दर्पण बनाया और इस दर्पण को हम लोगों ने नाम दिया समतल दर्पण। ठीक है, तो ये हमारा समतल दर्पण है। अब इस समतल दर्पण के द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनेगा? सबसे पहला प्रश्न परीक्षा में यही पूछा जाता है सीधा कि समतल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता क्या होती है। तो देखो, जैसे मान लीजिए ये समतल दर्पण है, यहाँ पर हम लोगों ने कोई वस्तु रखी है, कोई ऑब्जेक्ट रखा है, कोई वस्तु रखी है यहाँ पर, और इस वस्तु का हम लोगों को यहाँ पर प्रतिबिंब देखना है। तो यहाँ से जैसे मान लीजिए प्रकाश की किरण चली, यहाँ पर आई, तो इसको पार करके नहीं जा सकती क्योंकि ये क्या है, अपारदर्शी सतह है। यहाँ से टकराकर किस प्रकार से क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण यहाँ से आएगी, दूसरी प्रकाश की किरण आएगी तो वो भी यहाँ से क्या होगी, टकरा करके इस प्रकार से क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। तीसरी प्रकाश की किरण आएगी, वो भी टकरा करके यहाँ से क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। लेकिन इन सभी किरणों को जब हम लोग पीछे की ओर बढ़ाएंगे ना, तो ये सभी किरणें हमें एक बिंदु से निकलती हुई क्या होंगी, प्रतीत होंगी। तो यहाँ पर इस वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ये तो वस्तु थी और इसका प्रतिबिंब कहां पर बन गया, यहां पर बन गया। अब देखिए, ये जो प्रतिबिंब बना है, ये तो हमारी है वस्तु, ये तो है वस्तु, और ये है इस वस्तु का प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का मतलब समझते हैं ना, इमेज। इमेज का मतलब इसका फोटो। ठीक है, देखिएगा, इसको हम लोग बोलेंगे बिंब वस्तु को, और इसको बोलते हैं प्रतिबिंब। तो इसको ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं और प्रतिबिंब को इमेज बोला जाता है। तो ये जो इस समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बना है, वो दर्पण के पीछे बना है। कहां पे बना है, दर्पण के पीछे बना है। तो सबसे पहली बात तो ये कि समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे की ओर बनता है। ठीक है, अब देखिएगा आप लोग, दर्पण के पीछे बनने वाले जो प्रतिबिंब होते हैं, दर्पण के पीछे बनने वाले जो प्रतिबिंब होते हैं, वो प्रतिबिंब आभासी होते हैं। दर्पण के पीछे बनने वाले जो प्रतिबिंब होते हैं वो कैसे होते हैं स्टूडेंट, आभासी होते हैं। तो हम लोग इसको आभासी बोल सकते हैं या फिर क्या बोल सकते हैं, काल्पनिक बोल सकते हैं। उसके बाद में देखिएगा, ये हमारा समतल दर्पण, और इस समतल दर्पण के सामने यहां पर मान लीजिए कोई वस्तु रखी हुई है, तो इस वस्तु का जो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, इसका आकार कैसा होगा, तो इसका जो आकार होगा ना, वो आकार होगा इस वस्तु के बराबर आकार का। जितनी लंबाई वस्तु की है उतनी की उतनी लंबाई का इसका क्या बनेगा, इमेज बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा उसके आकार की बात करें तो इस प्रतिबिंब का जो आकार होगा, ये आकार होगा वस्तु के बराबर आकार का। इसका मतलब दूसरा पॉइंट ये हुआ कि समतल दर्पण के द्वारा बनने वाला जो इमेज होता है, उसका आकार जो होता है वो वस्तु के बराबर आकार का होता है। तो सबसे पहला पॉइंट तो इस समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी या काल्पनिक होता है। दूसरा पॉइंट ये कि ये वस्तु के बराबर आकार का बनता है। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा, तीसरा पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा ये कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। सीधा बनने का मतलब जैसे मान लीजिए ये लाल है, तो इस लाल का जो मस्तिष्क है वो ऊपर की ओर है, इसका सिर ऊपर की ओर है और पैर कहाँ है, नीचे की ओर। तो इसका जो ये प्रतिबिंब बना है, इसका जो इमेज बना है, इसके अंदर भी इसका जो मस्तिष्क होगा, इसका जो सिर होगा वो ऊपर होगा और पैर कहाँ होंगे, नीचे। ठीक है, तो प्रतिबिंब जो बनेगा सबसे पहली बात तो सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा। लेकिन ये सीधा जो प्रतिबिंब होता है ये पार्श्विक उल्टा होता है। पार्श्विक उल्टा का मतलब क्या होता है, पार्श्विक उल्टा का मतलब ये होता है, जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ पर समतल दर्पण लगा हुआ है, तो इस समतल दर्पण में मेरा जो प्रतिबिंब बन रहा है, मेरा जो फोटो मुझे दिखाई दे रहा है, तो मेरा ये जो दायां हाथ है उस प्रतिबिंब में मुझे दिखाई देगा बाईं साइड में, और मेरा ये जो बायां हाथ है इस दर्पण में मेरा जो प्रतिबिंब बन रहा है वो दिखाई देगा दाईं साइड में। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मैं यहाँ इस दर्पण के सामने खड़ा हूँ, तो इस दर्पण में मेरा जो इमेज बन रहा है ना, वो इमेज पूरा 180 डिग्री के कोण पर घूम के बनता है। तो मेरा जो दायां हाथ था वो बाईं साइड में चला गया और जो बायां हाथ था वो दाईं साइड में आ गया। इसका मतलब यहाँ जो प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण के द्वारा वो सीधा होता है, लेकिन पार्श्विक क्या होता है, उल्टा। पार्श्विक उल्टा होने का मतलब ये हुआ कि इस वस्तु का जो दायां भाग होता है वो बाईं साइड में दिखाई देगा और इस वस्तु का जो बायां भाग है वो
वो दाईं साइड में दिखाई देता है। तो समतल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की, समतल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की जो विशेषता होगी वो इस प्रकार से होगी कि दर्पण जो है, दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी बनेगा, आभासी या काल्पनिक होगा, वस्तु के बराबर आकार का होगा, सीधा होगा, लेकिन पार्श्विक क्या होगा, उल्टा होगा, क्योंकि इस दर्पण में जो इमेज बनेगा वो पूरा 180 डिग्री के कोण पर घूम करके बनता है। तो पार्श्विक उल्टा शब्द मैंने जो लिखा है, इस पार्श्विक उल्टा शब्द का मतलब ये होता है, देखिए पार्श्विक उल्टा, पार्श्विक उल्टा शब्द का मतलब यह है कि वस्तु का दायां भाग जो हमें प्रतिबिंब में दिखाई देगा वो तो बन जाएगा कैसा, बायां, वो तो बाईं साइड में दिखाई देगा, ठीक है। और वस्तु का जो बायां भाग होता है, ये बायां भाग इस दर्पण में हमें दिखाई देगा दाईं साइड में, तो ये दायां दिखाई देगा, ठीक है। तो समतल दर्पण के द्वारा बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है कुछ इस प्रकार से बनता है। तो इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लें, बातें समझ में आ रही है क्या? हाँ भाई, स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आगे बात करते हैं। तो ये तो बात हुई समतल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की। उसके बाद में देखना आप लोग, इसके बाद में हम लोग आगे बात करते हैं। तो देखिएगा समतल दर्पण के कुछ गुण होते हैं, इसकी गुण या विशेषताएं क्या हैं। हम लोगों ने प्रतिबिंब की बात कर ली। अब देखो आप लोग, ये तो है मान लीजिए हमारा समतल दर्पण, ये तो है हमारा समतल दर्पण या प्लेन मिरर, और इस समतल दर्पण के सामने यहां पर 10 फीट की दूरी पर कोई वस्तु रखी जाती है। जैसे मान लीजिए लड़का है, ये लड़का इस समतल दर्पण से 10 फीट की दूरी पर खड़ा है, तो ये वस्तु का काम करेगा ये लड़का, और इस लड़के का इस दर्पण में जो फोटो हमें दिखाई देगा, जो प्रतिबिंब हम लोगों को दिखाई देगा, वो इस दर्पण से 10 फीट पीछे की ओर दिखाई देगा। यानी यहां पर क्या बनेगा, इसका इमेज बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु रखी जाती है, समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु रखी जाती है, उसका प्रतिबिंब इस दर्पण के द्वारा उतना ही पीछे की ओर बनाया जाता है। पॉइंट नंबर 1, पहला पॉइंट तो होता है ये। दूसरा पॉइंट देखिएगा, जैसे मान लीजिए ये लड़का है, तो इस लड़के की जो लंबाई है, ये लंबाई कितनी है, 6 फीट है। इस लड़के की लंबाई है 6 फीट, ठीक है। अब इस लड़के का पूरा प्रतिबिंब, पूर्ण प्रतिबिंब, इसका पूरा फोटो हमें इस समतल दर्पण में देखना है। तो इस समतल दर्पण में इस वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब यदि हम लोग देखना चाहते हैं, तो ये जो दर्पण यहां पर रखा हुआ है ना, ये समतल दर्पण जो रखा हुआ है, इस दर्पण की जो लंबाई है, इस समतल दर्पण की जो लंबाई है, दर्पण की लंबाई इस वस्तु की लंबाई की कम से कम क्या होनी चाहिए, आधी। यानी दर्पण की लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए, 3 फीट होनी चाहिए। तभी इस 6 फीट के लड़के का जो प्रतिबिंब है वो पूरा हम लोगों को इस दर्पण में दिखाई देगा। तो समतल दर्पण का जो दूसरा गुण होता है वो इस प्रकार से होता है कि किसी भी वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब यदि हम लोग समतल दर्पण में देखना चाहते हैं, तो उस दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई से कम आधी होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम कितनी होनी चाहिए, आधी तो होनी ही चाहिए। अगर ये दर्पण 4 फीट का है तो कोई समस्या नहीं है, पूरा प्रतिबिंब इसमें दिखाई दे जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, 2 बातें तो है ये। तीसरा गुण देखिएगा आप लोग, जैसे मान लीजिए ये समतल दर्पण है, ये क्या है आपका समतल दर्पण है, और ये जो समतल दर्पण है, इस समतल दर्पण के सामने जो यहां पर लड़का खड़ा है, ये लड़का इस दर्पण की ओर विवेक से गतिशील होता है, विवेक से गति करता है। तो इसका जो फोटो है, इसका जो इमेज है, ये इमेज इसको 2v दोगुने वेग से आता हुआ दिखाई देगा। ये लड़का जो है इस दर्पण की ओर विवेक से क्या करता है, गति करता है, विवेक से गति करता है। तो इसका जो इमेज है, ये इमेज क्या होता है, 2v वेग से इसको अपनी ओर आता हुआ दिखाई देता है। इसका मतलब ये हुआ कि v वेग से तो ये चल रहा था, v वेग से तो ये जा रहा है दर्पण की ओर, और इसका फोटो भी किस वेग से आएगा, v वेग से। तो इसको दिखेगा कितना, v प्लस v कितना हो गया, 2v वेग से इसकी ओर आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन यहां पर 2 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न तो ये कि जैसे मान लीजिए ये वस्तु है, समतल दर्पण के सामने रखी हुई है,
और ये वस्तु जो है 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्या है, गतिशील है। 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है, तो इस दर्पण के सापेक्ष जो प्रतिबिंब है उसका वेग कितना होगा? तो दर्पण की ओर तो ये जो वस्तु है इसका वेग कितना होगा? 5 मीटर प्रति सेकंड। यानी ये 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से दर्पण की ओर जा रहा है, तो ये इसका जो फोटो है, ये फोटो भी इस दर्पण की ओर किस वेग से आ रहा है? 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ही आ रहा है। लेकिन यदि ये बोला जाए कि वस्तु जो है वो 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है, तो इस वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब का वेग कितना दिखाई देगा, तब हम लोगों को डबल बताना होता है। क्योंकि v वेग से तो ये जाएगा, 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से तो ये जा रहा है, और 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ही ये आएगा। तो ये दोनों वेग आपस में जुड़ करके 5 और 5 कितना हो जाएगा? 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है स्टूडेंट, तो तीसरा समतल दर्पण का जो गुण होता है वो इस प्रकार से हुआ करता है। ठीक है, अब देखिए चौथे गुण की अगर हम लोग बात करें, चौथी इसकी विशेषता देखें, तो आप लोग ध्यान से समझना चौथे कॉन्सेप्ट को। जैसे देखना आप लोग, यहां पर ये हमारा समतल दर्पण है, ये हमारा क्या है? समतल दर्पण है। ये समतल दर्पण है और इस समतल दर्पण पर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है। ये मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है, ये इसका विलंब हो सकता है, तो यहां पर बनने वाला कोण क्या है? थीटा। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो आने वाली किरण है इसको क्या बोलते हैं? आपतित किरण। तो इस आपतित किरण को तो हम लोग कर लेते हैं नियत, इसको तो हम लोग कांस्टेंट कर लेते हैं, और इसको कांस्टेंट करके हम लोग क्या करते हैं, ये जो दर्पण होता है इस दर्पण को थोड़ा सा थीटा कोण से क्या कर देते हैं? घुमा देते हैं। इस दर्पण को जब थीटा कोण से घुमा देते हैं, तो यहां से जो परावर्तित होने वाली जो किरण होगी ना, वो 2 थीटा कोण से घूम जाती है। कितने कोण से घूम जाती है स्टूडेंट? 2 थीटा कोण से। तो ये जो गुण है इसका मतलब ये है कि समतल दर्पण पर आने वाली जो किरण है, आपतित किरण को हम लोग नियत रखते हुए यदि दर्पण को थीटा कोण से घुमा देते हैं, तो जो परावर्तित होने वाली जो किरण है वो कितने कोण से घूम जाएगी? 2 थीटा कोण से घूम जाती है। तो ये एक गुण होता है समतल दर्पण का। इसके आगे देखना आप लोग, इसके आगे देखिएगा, जैसे मान लीजिए 2 समतल दर्पण हैं, 2 समतल दर्पण हैं, और इन दोनों समतल दर्पणों को थीटा कोण पर रखते हैं, थीटा कोण पर रखते हैं, और थीटा कोण पर रख करके इनके बीच में कोई वस्तु रखी जाती है, तो इनके बीच में जो वस्तु रखी जाएगी उसके प्रतिबिंब हमें कितने दिखाई देंगे? तो इसके लिए हम लोगों को एक फॉर्मूला लिखना होता है 360 बटे में थीटा। 360 बटे में थीटा, यानी जितने डिग्री के कोण पर रखी हुई है उसका मान हम लोग यहां पर रख देते हैं। फिर देखिए यहां पर यदि जैसे मान लीजिए आंसर जो है हमारा, आंसर जो है प्रतिबिंबों की जो संख्या होगी, वो प्रतिबिंबों की संख्या का जो आंसर है, यदि ये सम आ रहा है, सम संख्या आता है, तो इसमें से क्या कर देते हैं? -1 कर देते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए ये हमने थीटा का भाग इस संख्या में लगाया 360 में, और हमारा जो आंसर आता है, यदि आंसर कैसा आता है? विषम प्राप्त होता है, तो इसको समान रखा जाता है, इसमें से -1 नहीं किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार से ये एक फॉर्मूला होता है, इसको पुस्तकों में कुछ इस प्रकार से लिख दिया जाता है कि 2 समतल दर्पणों को थीटा कोण पर रखते हैं और इनके बीच में कोई वस्तु रखते हैं, तो वस्तु के जो प्रतिबिंब बनेंगे उन प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है उसको इस प्रकार से लिख दिया जाता है कि 360 बटे थीटा -1। ये तो कब होगा? जब वस्तु क्या होगी? सममित, सिमेट्रिक होगी। सममित का मतलब क्या होता है? सममित का मतलब ये होता है, जैसे ये m मैंने लिखा है, और अगर मैं इसको 2 टुकड़ों में बांटता हूं, इसको काट दिया मैंने, तो ये दोनों टुकड़े जो है ना आपस में एक दूसरे को ढकने चाहिए, ओवरलैप करने चाहिए, तो वो वस्तु तो क्या होती है? सममित होती है। ठीक है, और जब वस्तु असममित होती है तो इस फॉर्मूले को कैसा रूप दे दिया जाता है? 360 बटे थीटा, -1 करना होता है नहीं। तो इस प्रकार से ये एक फॉर्मूला होता है कि जब 2 समतल दर्पण हो, उन दोनों समतल दर्पणों के बीच में कोई वस्तु रखी जाती हो, तो उस वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है, आप लोग ऐसे याद रखें 360 बटे थीटा। यदि प्रतिबिंबों की संख्या सम आती है तो -1 कर दें, और प्रतिबिंबों की संख्या विषम आती है तो आप लोग आंसर समान रखें। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन मैंने ये बोला, जैसे मान लीजिए
दो समतल दर्पण हैं, दो समतल दर्पण हैं और दोनों जो समतल दर्पण हैं आपके, इन दोनों समतल दर्पणों को, दो समतल दर्पण हैं, इन दोनों समतल दर्पणों को एक दूसरे के लंबवत रखा जाता है, एक दूसरे के लंबवत रखा जाता है। लंबवत रखने का मतलब क्या है, जैसे ये एक समतल दर्पण तो ये है, ये हो गया आपका, ठीक है, और दूसरा समतल दर्पण ये हो गया, ठीक है। इनके बीच में जो कोण है वो कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। अब ये समतल दर्पण जब हम लोग रखते हैं तो इनकी जो परावर्तक सतहें होती हैं वो तो सामने होनी चाहिए, और ये पोलिस वाला जो पार्ट है ना वो दोनों का कहां होना चाहिए, पीछे की ओर, ठीक है। फिर यहां पर हम लोग कोई वस्तु रखते हैं तो इस वस्तु के हमें कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे, तो इसके लिए हम लोग अपना फॉर्मूला लगाएंगे 360 बटे में थीटा। तो थीटा का मान यहां पर कितना है, 90 डिग्री। थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री है। थीटा का मान जब 90 डिग्री है तो इसका भाग इसमें लगाएंगे तो आंसर कितना आएगा, 4। और ये कैसी संख्या है, ये कैसी संख्या है, सम संख्या है, तो इसमें से -1 कर दो, तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी स्टूडेंट। प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। तो इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सकते हैं। फिर देखिए, जैसे मान लीजिए आपको ये बोला गया कि दो समतल दर्पण है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में कि दो समतल दर्पण हैं और ये दोनों समतल दर्पण जो हैं, दो समतल दर्पण हैं और ये दोनों समतल दर्पण जो हैं ये एक दूसरे के समानांतर रखे गए हैं। कैसे रखे गए हैं, समानांतर रखे गए हैं। समानांतर जब दो समतल दर्पण रखे जाते हैं तो इस स्थिति में स्टूडेंट थीटा का मान जो होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री। कितना होगा, 0 डिग्री। और आप लोग फॉर्मूला लिखेंगे 360 बटे थीटा, और थीटा की जगह कितना लिखेंगे, 0। जब थीटा की जगह 0 लिखेंगे तो यहां पर 0 का भाग लगाया जाता है किसी भी संख्या में, तो मान कितना आता है, अनंत, ठीक है। तो जब दो समतल दर्पणों को एक दूसरे के पैरेलल रखा जाता है, समानांतर रखा जाता है, उस स्थिति में उनके बीच में जो बनने वाला कोण है उसका मान 0 डिग्री होगा, और 0 डिग्री होने के कारण से उनके बीच में जो वस्तु रखी जाएगी उसके जो प्रतिबिंब बनेंगे वो हमें अनंत दिखाई देते हैं, ठीक है। इसके बाद में देखिएगा, जैसे मान लीजिए दो वस्तु है, दो समतल दर्पण हैं और दो समतल दर्पण जो हैं ये एक दीवार पर चिपकाए गए हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे दो समतल दर्पण एक दूसरे को सटा करके दीवार पर चिपका दिया जाता है। जब दो समतल दर्पणों को एक दूसरे से सटाकर इस प्रकार से हमने दीवार पर चिपकाया तो यहां पर जो कोण बना इनके बीच में वो कितना बना, 180 डिग्री। और इनके सामने हम लोगों ने कोई वस्तु रख दी तो उस वस्तु के कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे, तो हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे 360 बटे थीटा, और थीटा का मान कितना है, 180। तो यहां पर आंसर कितना आया, 2। 2 कैसी संख्या, सम, इसमें से क्या करेंगे, -1, और आंसर कितना हो गया, 1। तो इस वस्तु के प्रतिबिंब हमें कितने दिखाई देंगे, 1 दिखाई देगा। तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए ये तो नॉर्मल साधारण थीटा के मान थे, ये सारे मान तो हम लोगों को याद करने ही हैं। कई बार हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए थीटा का मान आपको प्रश्न में दे दिया जाएगा कि दो समतल दर्पण है और दोनों समतल दर्पणों को एक दूसरे से 72 डिग्री के कोण पर व्यवस्थित करके रखा गया है, उनके बीच में कोई वस्तु रखी है, तो उस वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। तो आप लोग इस प्रकार से आंसर निकालेंगे 360 बटे में 72, तो ये 72 जो है 72 पंजे कितना होता है, 360, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपका यहां पर जो आंसर आया प्रतिबिंबों की संख्या वो कितनी आई, 5, और 5 कैसी संख्या है, विषम। तो यहां पर जो प्रतिबिंबों की संख्या होगी वो कितनी रहेगी, 5 ही रहेगी। यहां पर -1 हम लोगों को नहीं करना होता है। लेकिन मान लीजिए आपको थीटा का मान 72 डिग्री नहीं देकर के कितना दे दिया जाए, 70 डिग्री दे दिया जाए। कितना दे दिया जाए, 70 डिग्री दे दिया जाए। तो फिर आप लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इस प्रकार से, तो 360 बटे में कितना लिखना है, 70 डिग्री। 0 से 0 कैंसिल आउट, 7 पंजे कितना हुआ, 35, फिर 1 बचा, तो 7 एकम 7। अभी प्रतिबिंबों की संख्या हमारे पास में कितनी आई, 5.1, ठीक है। अब प्रतिबिंब क्या पॉइंट में बन सकते हैं कि स्टूडेंट, प्रतिबिंब तो पॉइंट में नहीं बन सकते ना। प्रतिबिंब पॉइंट में नहीं बन सकते तो इससे अगला पूर्णांक हम लोगों को लेना होता है। तो इससे अगला जो पूरा अंक है, पूर्णांक है, वो कौन आता है, 6, और 6 कैसी संख्या हो गई, सम। इसमें से क्या करेंगे, -1, तो हमारा आंसर कितना होगा, 5। तो जब भी हमारा आंसर पॉइंट में आता है या दशमलव में आता है तो उससे अगला पूर्णांक ले लिया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो इस प्रकार से दो समतल दर्पणों को थीटा कोण पर एक दूसरे से सटाकर रखा जाए और उनके बीच में कोई वस्तु रखी जाती है तो उस वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंबों की जो संख्या है वो हम लोग इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं।
तो ये समतल दर्पण के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट थे, उम्मीद करता हूं आप सब लोगों को समझ में आए होंगे। ठीक है, ये जो हमारे YouTube चैनल है इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और पिछले वीडियो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, वहां से आप लोग उनको देख सकते हैं। थैंक यू।